पहली सुर्खी लखीमपुर खीरी हिंसा मामले से है। हिंसा में मारे गए किसानों और पत्रकार को श्रद्धांजलि देने के लिए आज आखिरी अरदास का कार्यक्रम रखा गया। अंतिम अरदास कहा जाता है। घटना के 10 दिन बाद उसी तिकुनिया गांव में अंतिम अरदास का कार्यक्रम हुआ जहां हिंसा हुई थी। इसमें यूपी, पंजाब और हरियाणा से आए किसान नेताओं और बड़ी संख्या में स्थानीय नेता जुटे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी आखिरी अरदास में शरीक हुए। हालांकि किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं को मंच पर मौका नहीं दिया गया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी नहीं होती और उन्हें पद से नहीं हटाया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अभी तो रेड कारपेट गिरफ्तारी है वही लड़के की, गुलदस्ते के साथ में पूछताछ हो रही, मंत्री का इस्तीफा, उनकी गिरफ्तारी और फिर रिमांड पे इनको दोनों बापू बेटाओं को लो तो फिर अपने गैंग के सदस्यों के नाम बताएंगे। वहां से इस आंदोलन का खुलासा होगा। किसानों की हत्या मामले में पुलिस ने आज शेखर नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। शेखर थार के पीछे चल रही फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार था। इसी गाड़ी में मौजूद अंकित दास और ड्राइवर लतीफ ने भी सरेंडर के लिए अर्जी लगाई है। दूसरी सुर्खी दिल्ली से है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लक्ष्मीनगर इलाके से एक आतंकी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। वैसे फिलहाल अगर इसे गिरफ्तार ही किया गया तो इसे संदिग्ध कहा जाना चाहिए। AK-47 और हैंड ग्रेनेड की बरामदगी की बात भी पुलिस ने बताई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शख्स पाकिस्तान के नरोवल जिले का रहने वाला है। पुलिस को और क्या जानकारी मिली, सुनिए स्पेशल सेल के DCP को। ये पाकिस्तानी नेशनल है मोहम्मद अरशद, जो इंडिया में अहमद नूरी अहमद के नाम से रह रहा था और इसने अपनी जो फ्रंट आईडी बनाई हुई थी वो एक पीर मौलाना के नाम से, जो कि कुरान की पवित्र आयतें पढ़ के लोगों को ट्रीट करता है, स्पिरिचुअली ट्रीट करता है, उस तरह की बनाई हुई थी। और ये पास्ट में भी जो उसकी इनिशियल बातचीत से इंट्रोगेशन से पता चला है कि ये पास्ट में भी कई टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा है और इसके इंस्टेंस पे जो वेपन्स की रिकवरी हुई है AK-47 हैंड ग्रेनेड वगैरह की, उससे एक मेजर टेरर स्ट्राइक अवर्ट हो गई है। सर, पाक नेशनल था ये, तो किस तरह से, और स्लीपर सेल काफी मेंबर रहा है, एक्टिव रहा है, तो किस तरह से इसका पूरा टच में था ये पाकिस्तान ISI का एक हैंडलर था जिसका कोड नेम नासिर है, जिसने इसको रिक्रूट किया था और उससे ये टच में था और उसी से इसको टास्किंग मिल रही थी। सर, काफी समय से ये यहाँ पर अलग अलग जगहों पे रह रहा था, कितने सालों से ये यहाँ पर? देखिए, स्लीपर सेल यही होते हैं कि एक नॉर्मल सी लाइफ जीते हैं, आसपास के लोगों को पता भी नहीं होता उनके बारे में कि वो एक स्लीपर सेल है। इसने शादी भी की थी, वाइफ भी छोड़ दी शादी करके, तो ये सब उसी लिए था। टारगेट इसके टारगेट के बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज था, हमने इनिशियल स्टेज पे इसको बस्ट कर दिया है। तीसरी सुर्खी कश्मीर से है। कश्मीर में आम नागरिकों की हत्या के बाद सुरक्षा एजेंसियों की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। घाटी में सिर्फ 30 घंटों में 5 अलग अलग जगहों पर एनकाउंटर्स हुए। मंगलवार को सिर्फ 12 घंटे में पुलिस ने 5 आतंकियों को मारने का दावा किया। शोपियां जिले के इमाम साहब में हुए एनकाउंटर में 3 संदिग्ध आतंकी मारे गए। तीनों TRF यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के गुट से जुटे बताए जा रहे हैं। इनमें से एक मुख्तार शाह ने श्रीनगर में गोलगप्पे वाले की हत्या की थी, पुलिस का ऐसा दावा है। इससे पहले बांदीपुरा इलाके में एक एनकाउंटर में पुलिस ने TRF से जुड़े आतंकी इम्तियाज़ अहमद डार को मारने का दावा किया। पुलिस का कहना है कि इम्तियाज़ अहमद भी हाल में हुई आम नागरिकों की हत्या में शामिल था। आज खबर यह भी आई कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने कश्मीर में 17 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। आतंकियों की मदद करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स के ठिकानों पर यह छापेमारी हुई। 2 दिन पहले भी NIA ने कश्मीर में छापेमारी के बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। कश्मीर में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की हालिया घटनाओं के बाद बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित परिवार घाटी छोड़कर आ गए हैं। हालांकि अब भी कई कश्मीरी पंडित परिवार कश्मीर में रह रहे हैं। हमारे साथी सुरेश और अमितेश श्रीनगर गए और कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय टिक्कू से बात की। इस इंटरव्यू का एक हिस्सा हम आपको सुनाना चाहते हैं। सबसे पहले तो मुझे आप यही बताइए कि क्या वो 90 के दशक से अभी तुलना होनी चाहिए, अभी जो चीज़ें हो रही? क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। 90 में जिस हिसाब से चुन चुन के कश्मीरी पंडितों को मारा गया, उसके बाद उसी दौर में चुन चुन के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स थे उनको मारा गया। तो और जो स्कूल में हुआ, जैसे आज की डेट में जो स्कूल में हुआ, तो वो हमें याद दिलाता है 1990, ठीक है। अब आज 1990 में सोशल नेटवर्किंग नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, फोन्स नहीं थे, ठीक है। तो अगर वो समय ये होता तो हो सकता
था कि इतनी किलिंग्स भी नहीं होती और कश्मीरी पंडित यहीं पे रहते, लेकिन जिस हिसाब से कश्मीरी पंडितों को धड़ाधड़ मारा गया, काटा गया, और मैंने कहा कि उसके साथ साथ पॉलिटिकल वर्कर्स को भी, मुस्लिम पॉलिटिकल वर्कर्स को, तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, जहाँ पे अगर मेजॉरिटी मुस्लिम है, माइनॉरिटी हिंदू है या सिख है, अगर उस माइनॉरिटी में एक भी किलिंग होती है मेजॉरिटी की तरफ से, ये नेशनल कुदरती एक फिनोमेना होता है कि माइनॉरिटी सारी डर में आ जाती है। तो वही डर आज की डेट में जितनी भी माइनॉरिटीज़ है कश्मीर में, सब डरे हुए हैं। अब हमें कैसे, मुझे क्यों लग रहा है 90 वापस आ गया, वो समझने की कोशिश कीजिए। 90 में इसलिए मैं कह रहा हूँ, अभी तो 3 ही किलिंग्स हुई है, ठीक है। 90 में एक दिन में 50 किलिंग्स हुई है कश्मीरी पंडितों की, पूरे कश्मीर में। एक दिन की बात मैं कर रहा हूँ, एक दिन में 50 किलिंग हुई है। हमारे पास डाटा है जो हमने बहुत मेहनत करके कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्यों लग रहा है कि 90 वापस आ रहा है मेरे एज जैसे के लोगों की। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो छुपी मेजॉरिटी ने उस समय धारण की थी, वही छुपी आज के डेट में भी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 90 वापस, कहीं ना कहीं पे 90 वापस आ रहा है। अगर पूरा इंटरव्यू आप सुनना चाहते हैं तो आपको ललन टॉप के यूट्यूब चैनल पर जाना होगा, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चौथी सुर्खी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 28वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ चुनिंदा लोग अपने रवैये से मानवाधिकार के नाम पर देश की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन तब होता है जब उन्हें राजनीतिक लाभ और हानि के चश्मे से देखा जाता है। ये चयनात्मक व्यवहार हमारे लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। हाल के वर्षों में मानवाधिकार की व्याख्या कुछ लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने हितों को देखकर करने लगे हैं। एक ही प्रकार की किसी घटना में कुछ लोगों को मानव अधिकार का हनन दिखता है और वैसी ही किसी दूसरी घटना में इन्हीं लोगों को मानव अधिकार का हनन नहीं दिखता। इस प्रकार की मानसिकता भी मानव अधिकार को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। मानव अधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनीतिक रंग से देखा जाता है। कार्यक्रम में मौजूद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस अरुण मिश्र ने भी बाहरी ताकतों के इशारे पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाने का ट्रेंड शुरू होने की बात कही। जस्टिस मिश्र ने कहा कि मानवाधिकार रक्षकों को आतंकवाद और राजनीतिक हिंसा की कड़ी निंदा करनी चाहिए। हमारे देश में सर्वधर्म समभाव है। मंदिर, मस्जिद, चर्च बनाने की सबको स्वतंत्रता है, जबकि कई अन्य देशों में ऐसी स्वतंत्रता प्रदत्त नहीं है। मानव ही मानवता के विनाश के लिए आमादा है। 20वीं सदी में विश्व राजनीतिक हिंसा के कारण लगभग 12 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई। यह दुर्भाग्य है कि देश विदेश में राजनीतिक हिंसा आज भी समाप्त नहीं हुई है। निर्दोष व्यक्तियों के हत्यारों को गौरवान्वित नहीं किया जा सकता है। ऐसे छद्म आतंकवादियों को स्वतंत्रता सेनानी कहना अनुचित है। समाज सेवी संस्थाओं व मानवाधिकार संरक्षकों, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स को राजनीतिक हिंसा व आतंकवाद की घोर निंदा करनी चाहिए। इस संबंध में उदासीनता फंडामेंटलिज्म को जन्म देती है और इतिहास हमें इसके लिए कभी क्षमा नहीं करेगा। समय आ गया है जब हम डटकर इसका प्रतिरोध करें। कम से कम इस हिंसा के विरुद्ध आवाज उठानी ही होगी। आखिरी सुर्खी बीकानेर से है। बीकानेर की पॉक्सो कोर्ट ने आज नाबालिग दलित छात्रा के दुष्कर्म मामले में दोषी पीटीआई विजेंद्र सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि कॉलेज प्रिंसिपल और वार्डन को 6-6 साल की सजा हुई है। 28 मार्च 2016 को नाबालिग दलित छात्रा का शव छात्रावास की कुंडी में मिला। 17 वर्षीय छात्रा कन्या शिक्षक प्रशिक्षक संस्थान, ये संस्थान का नाम है, यहाँ पढ़ाई कर रही थी। वो बेहद प्रतिभाशाली छात्र थीं। उनके बनाए एक चित्र के लिए राज्य की तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उन्हें सम्मानित भी किया था।
छात्रावास की कुंडी में शव मिला तो संस्थान ने इसे आत्महत्या का मामला बताया, लेकिन छात्रा के पिता ने कहा कि उनकी बेटी ने फ़ोन पर बताया था कि उसके साथ रेप हुआ है और उसे डर लग रहा है, उसकी जान जा सकती है, ये भी बेटी ने कहा था। उन्होंने पीटीआई विजेंद्र पर बेटी के रेप का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने संस्थान के लोगों पर छात्रा की हत्या करने और लाश कुंडी में फेंकने का आरोप भी लगाया। शुरुआत में पुलिस पर कायदे से जांच न करने के आरोप लगे। विरोध प्रदर्शन शुरू हुए तो बाद में मामला राजस्थान की विधानसभा में भी उठा, जिसके बाद जयपुर से मानवाधिकार संगठन की टीम नोखा पहुंची। अब 5 साल बाद इस मामले में पॉक्सो कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।